नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स भौतिकी आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। उम्मीद है आपकी तैयारी जो है अंतिम चरण में होगी और हर विषय की तैयारी में जो है आप सहज महसूस कर रहे होंगे। हमारे वीडियोस निश्चित तौर पर आपको मदद कर रहे होंगे, हेल्प कर रहे होंगे। और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी जो है और अच्छे से उसको एक दिशा दे सकते हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं जो मैं ये सीरीज चला रहा हूं इसमें जो है आपको कोई समस्या नहीं होगी। और प्रैक्टिस सेट जो है जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे, आप अपने से प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। तो दोस्तों जो है आइए चलते हैं लेके आपको अपनी क्लास में। फिजिक्स की इस क्लास में हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, पिछली क्लास में हमने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में डिस्कस किया था। जी जो होता है, आपको याद होगा अगर तो, गुरुत्वीय त्वरण जो है पिछला टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम जी से निरूपित करते हैं। तो ये जी से हम जो निरूपित करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सीलरेशन को, हम इसको जो है देख रहे थे। और लास्ट में हमने जो है लिफ्ट में जो है अलग अलग कंडीशन में क्या स्थिति हो सकती है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार, लिफ्ट में व्यक्ति का भार, इस चीज को हमने डिस्कस किया। अलग अलग सिचुएशंस को रखा और देखा कि किस सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्योंकि लिफ्ट से सवाल पूछता है इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया था। अब देखिए इसी टॉपिक में गुरुत्वीय त्वरण में ही हमको आगे क्या देखना है। आगे दोस्तों हमको देखना है कुछ और बातें, जैसे उपग्रह में कैसे काम करता है गुरुत्वीय त्वरण और किस तरह चीजें घटित होती हैं, वो चीजें हमको आज समझनी है। आइए देखते हैं आज एक नई चीज, उपग्रह को देखते हैं कि किस तरह उपग्रह काम करता है और गुरुत्वीय त्वरण इसके ऊपर किस तरह लागू होता है। तो हम क्या देखेंगे दोस्तों, उपग्रह या सैटेलाइट, क्या देखेंगे, सैटेलाइट। सैटेलाइट में हमको क्या देखना है दोस्तों, सैटेलाइट में हमको ये देखना है कि ये इसको कहते क्या है, कहते क्या है, उपग्रह को क्या कहते हैं, मतलब किससे उपग्रह कहते हैं, डिफिनीशन क्या है उपग्रह की, ये हम देखेंगे। तो देखिए आपने देखा है कि एक सूर्य है, ठीक है। सूर्य क्या है, एक तारा है या स्टार है। अब सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले जो सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले जो पिंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ग्रह या प्लैनेट कहते हैं। ये क्या है, ग्रह है या प्लैनेट है, ये क्लियर हुआ। अब इसी प्लैनेट के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं इन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह या सैटेलाइट। सैटेलाइट या उपग्रह ये ग्रहों का चक्कर लगाने वाले पिंडों को कहा जाता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल सिंपल। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को हम क्या कहते हैं, उपग्रह या सैटेलाइट। तो देखिए सैटेलाइट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो है सबसे अधिक किसके हैं, सबसे अधिक किसके हैं, पृथ्वी के कितने हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा है और सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, शनि के हैं 82, ठीक है। और बृहस्पति 79 उपग्रह के साथ दूसरे नंबर पे है। तो उपग्रह हम समझेंगे, उपग्रह दो तरीके के होते हैं, या तो ये प्राकृतिक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, या तो ये प्राकृतिक हो सकते हैं, या तो ये प्राकृतिक हो सकते हैं, या तो कृत्रिम हो सकते हैं, ठीक है। या तो प्राकृतिक होंगे या तो कृत्रिम होंगे। जैसे कि आपने देखा है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अब मान लीजिए आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से तो कई सारे उपग्रह हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में छोड़े गए हैं, ताकि वो जो है कुछ काम को संपादित कर सकें। जैसे संचार से संबंधित चीजें हैं, दूरदर्शन से संबंधित चीजें हैं, कृषि, वानिकी इत्यादि, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, प्राकृतिक तो चंद्रमा है और कृत्रिम ये दोनों हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। चलिए परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। उपग्रह कहते किसे हैं,
ग्रहों का चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम क्या कहेंगे? ग्रहों का चक्कर लगाने वाले पिंड, ये क्या है? उपग्रह। बस इतना ही आप देखिए, ठीक है। ग्रहों का चक्कर लगाने वाले पिंड क्या है? उपग्रह है। ग्रह क्या है? जो तारों का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य क्या है? तारा है। तो ग्रहों को भी आपने समझा है अच्छे से। अब देखिए इसमें और क्या क्या बातें आपको जाननी है। अब देखिए ये हमारा ग्रह है, हम पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है। और ये है चंद्रमा। ये क्या है? चंद्रमा, जो कि क्या है? उपग्रह है। अब हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि उपग्रह क्यों जो है ग्रह का चक्कर लगाता है। तो आपको पता है कि एक बल काम करता है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब पृथ्वी एक बल से चंद्रमा को अपनी तरफ खींचती है, वो बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। इसके पहले टॉपिक में हमने आपको एक बल बताया था, अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल, इस बल में आपने देखा था, अभिकेंद्री बल में आपने देखा था कि कोई वस्तु जो है, कोई वस्तु, ये मान लीजिए केंद्र है वृत्त का, ये कोई वस्तु है, ठीक है। ये कोई वस्तु है, वृत्ताकार पथ में अगर वो चक्कर लगा रही है तो वो क्या करती है? जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखें, एक रस्सी है, एक रस्सी है, रस्सी से आपने एक पत्थर का टुकड़ा बांध रखा है और एक सिरे पे आप रस्सी को पकड़ते हैं, आप ऐसे से घुमाते हैं वृत्ताकार पथ में। तो ये वृत्ताकार पथ में जो ये रस्सी घूम रही है पत्थर को तने हुए, तो ये पत्थर जो इस रस्सी से तना हुआ है आपके हाथ के माध्यम से, ये किस लिए जो है वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है? इसलिए लगा रहा है कि इस पे एक अभिकेंद्रीय बल काम कर रहा है। अभिकेंद्रीय बल जो है काम कर रहा है किसकी तरफ? केंद्र की तरफ। कहां पर काम कर रहा है? केंद्र की तरफ। ये आप देखेंगे कि जैसे आप जो है बाल्टी है, बाल्टी में पानी भर लीजिए और हल्की बाल्टी हो, बहुत भारी ना हो, और आप ऊपर से नीचे तक बहुत तेजी से वृत्ताकार पथ में घुमाइए तो पानी जो है उसका गिरेगा नहीं, ठीक है। किस लिए नहीं गिरेगा? क्योंकि जो स्पीड है उसका अभिकेंद्रीय बल केंद्र की तरफ काम करेगा, लेकिन अगर आप एक अच्छी स्पीड में उसको घुमा रहे हैं तो पानी बाल्टी में ही बना रहेगा। उसको हम समझेंगे आगे। यहाँ हम समझते हैं कि ये जो केंद्र की तरफ ये बल लगा रहा है यही है अभिकेंद्रीय बल। और ये याद रखिए कि ये जो दूरी है, ये दूरी पर निर्भर करता है कि कौन सी वस्तु जो है कितना बल लगाएगी। जितना वो नजदीक होगी उतना ही बल लगाएगी। मतलब परिभाषा क्या हुई थी इसकी कि कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमते हुए अपने केंद्र की तरफ एक बल लगाती है, जिससे क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल कहते हैं। और यही वस्तु जो है केंद्र से बाहर की तरफ जब बल लगाएगी, ठीक है, केंद्र से बाहर की तरफ बल लगाएगी तो वो बल क्या था? अपकेंद्री बल था। वो बल कौन सा था? अपकेंद्री बल। अब यहाँ आपको देखना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये एक तरह से, अगर ये वस्तु वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है तो इसका मतलब ये एक अभिकेंद्री बल भी है। क्या है? अभिकेंद्री बल। इसका मतलब ये हुआ कि अभिकेंद्री बल बराबर क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब कि ये हुआ कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसको आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने के लिए, ठीक है। इसको आवश्यक बल प्रदान करता है, आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, ये आपको समझना है। इसीलिए ये चंद्रमा जो है इसी अभिकेंद्री बल या गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये एक वृत्ताकार पथ में एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब ये कंडीशन है, क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। हम देखते हैं कंडीशंस को, ठीक है। उदाहरणों से चीजें बहुत बेहतर क्लियर हो जाती हैं, तो आप उदाहरणों से समझने का प्रयास करें कॉन्सेप्ट्स को, तब आपको हमेशा के लिए वो चीजें याद हो जाएंगी। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि जो उपग्रह का कक्षीय वेग होता है, कक्षीय वेग का मतलब ये जो एक वेग से
ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये जो उपग्रह है इसका एक कक्षीय वेग है, ठीक है। तो इसका कक्षीय वेग जो है इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा, इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान भी होगा, चाहे चंद्रमा हो चाहे कोई भी वस्तु हो जो चक्कर लगा रही है, इसका कोई द्रव्यमान भी होगा। तो यहाँ पर ये वेग की बात कह रहा है कि अगर इसका वेग हमें ज्ञात करना हो, इस वस्तु का वेग ज्ञात करना हो कि किस वेग से ये चक्कर लगा रही है, तो वेग किस पर डिपेंड करेगा? क्या इस दूरी पर डिपेंड करेगा या इस वस्तु के या चंद्रमा के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा? बताइए। यहाँ पर क्लियर है, ये चीज जान लीजिए। ये जो दूरी है इस उपग्रह की, किसी भी स्थिति में वो रहता है, इस उपग्रह की केंद्र से जो दूरी है इसी पर इसका वेग क्या करेगा? निर्भर करेगा, न कि द्रव्यमान पर। द्रव्यमान पर इसका वेग न निर्भर करके किस पे निर्भर करेगा? इसकी दूरी पर। जैसे हमने कहा कि रस्सी को आप घुमा रहे हैं तो रस्सी जितनी छोटी होगी उतनी ही पत्थर को आप तेजी से घुमा पाएंगे, जितनी बड़ी होती जाएगी आप कल्पना करिए उतना ही आपका वेग उसको घुमाने में कम होता जाएगा। आप उससे बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। ये द्रव्यमान पर निर्भर न करके किस पे निर्भर करेगा? दूरी पर निर्भर करेगा कि वो वस्तु अपने केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, इसको आपने समझ लिया। अब देखिए, जितना ही ये केंद्र से दूरी होती चली जाएगी वस्तु की, उतना ही उसका वेग कम होता जाएगा। जितनी ही नजदीक होगी, जितनी ही छोटी रस्सी से पत्थर बांध के आप घुमाएंगे उतनी ही तेजी से घूमेगी, और जितनी लंबी रस्सी होगी पत्थर में बंधी हुई उतना ही वेग उसका कम होगा। आप व्यवहारिक रूप से इसको महसूस कर सकते हैं। अर्थात वेग किस पे डिपेंड करता है? वेग डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, अपने केंद्र से उसकी दूरी पर निर्भर करता है, न कि इसके द्रव्यमान पे, ठीक है। मास पर ये डिपेंड नहीं करता है। चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों का वेग क्या होगा? समान होगा। भिन्न भिन्न जो द्रव्यमान है, अगर अलग अलग द्रव्यमान हुआ और एक ही कक्षा हुई तो क्या होगा? जैसे अगर मान लीजिए ये कक्षा है, ठीक है, और मान लीजिए ये त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्या है। मान लीजिए कोई वस्तु ये है छोटी सी, ये कोई छोटी सी वस्तु है, ये बहुत बड़ी वस्तु है, ये छोटी है, ये मीडियम साइज की है, और ये त्रिज्या बराबर है सबकी, मतलब दूरी केंद्र से सबकी बराबर है, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है। लेकिन क्या होगा? समान वेग होगा। क्या होगा? वेग क्या होगा? समान होगा। क्लियर हुआ? मतलब हर पिंड का जो वेग है वो क्या होगा? समान होगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब इसका परिक्रमण काल देखते हैं दोस्तों। परिक्रमण काल का मतलब हो गया कि कितने समय में ये चक्कर लगाता है। ठीक है, हमको क्या देखना है? रिवॉल्यूशन पीरियड। ठीक है, हमें देखना है उपग्रह का परिक्रमण काल, रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट हमको देखना है कि किस तरह जो है इसका परिक्रमण काल काम करता है। अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि उपग्रह अपनी कक्षा में, ठीक है, अगर हम पृथ्वी का उदाहरण लें, पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा इसका उपग्रह है। ठीक है, ये इसका चक्कर लगा रहा है। इसी के उदाहरण से हम समझेंगे। तो ये कह रहा है कि एक चक्कर जितने समय में लगाता है। परिक्रमण काल का मतलब हो गया, परिक्रमण काल बराबर क्या हो जाएगा? अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाना, सिर्फ एक चक्कर। मतलब अगर वो यहाँ है, एक चक्कर कौन लगाएगा? उपग्रह। यहाँ है, यहाँ से इसने चक्कर लगाना शुरू किया, और जब वो अपनी स्थिति में वापस पहुंचा जहां वो पहले था, तो ये एक परिक्रमण काल इसका क्या हो जाएगा? एक चक्कर हो जाएगा। अब एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा वही होगा क्या? परिक्रमण काल। एक चक्कर लगाने में जितना भी समय लेता है, जैसे पृथ्वी है,
पृथ्वी ग्रह है, ये कितना समय लेती है सूर्य का चक्कर लगाने में? 365 दिन लेती है और 6 घंटे लेती है। इतने समय में वो एक चक्कर सूर्य का लगाती है। तो पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होगा? 365 सही 1/4 या 365 दिन 6 घंटे। बुध सबसे करीब है सूर्य के, तो बुध कितने दिन में चक्कर लगाता है? 88 दिन। मात्र 88 दिन में बुध क्या होता है? सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है। और सबसे लॉन्ग टाइम किसका लगता है? 165 ईयर्स, मतलब 165 वर्ष लगता है जो है इसको, नेपच्यून को। नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून को लगता है। अब समझिए जो है दूरी मैटर करती है, जितनी दूरी रहेगी उतना ही आवर्तकाल अधिक होगा। तो परिक्रमण काल जो है आपने समझ लिया, एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय क्या होगा? परिक्रमण काल होगा। अब देखिए, अब ये परिक्रमण काल भी केवल किस पर निर्भर करेगा? क्या ये जो है चंद्रमा के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है? आप देखिए, जैसे आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब ये सूर्य है, मैंने बताया कि बुध जो है मात्र 88 दिन में लगा ले रहा है। तो इसका कारण क्या है? आपको पता है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रहों में पहला स्थान बुध का है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? दूरी जो है सबसे कम है, सबसे कम है। क्या बुध का द्रव्यमान जो है वो मैटर किया? यहाँ पर नहीं मैटर किया। मैटर क्या किया? डिस्टेंस। और सबसे अंतिम छोर पर जो नेपच्यून ग्रह है वो सबसे अधिक समय 165 वर्ष लेता है एक चक्कर लगाने में। सोचिए, उसका परिक्रमण काल 165 वर्ष है, मतलब 1-2 पीढ़ी निकल जाए इतने समय में, तब वो एक चक्कर पूरा करता है, ये समझिएगा। और बुध क्या करता है? मात्र 88 दिन में उसका 1 साल कंप्लीट हो जाता है। समझिए, कहने का मतलब किस पे डिपेंड किया? दूरी पे डिपेंड किया, न कि द्रव्यमान। क्या है बुध का? पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? नेपच्यून का द्रव्यमान क्या है? कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ दूरी मैटर करती है। सूरज से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में जैसे आप पढ़ेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे करके जो है लास्ट में आप देखेंगे जितनी भी दूरी बढ़ती जाएगी ग्रहों की, उनका परिक्रमण काल बढ़ता चला जाएगा, बिना इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि उनका द्रव्यमान क्या है। बस यही समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। तो आप मानिए कि क्या चंद्रमा का द्रव्यमान मैटर करता है परिक्रमण काल के लिए? बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर करती है तो उसकी पृथ्वी से दूरी। क्लियर हुआ? चलिए, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आइए देखते हैं, दूसरी चीज समझते हैं। उपग्रह में, अब प्राकृतिक उपग्रह तो आपको पता ही है, चंद्रमा, ठीक है। अब कुछ उपग्रहों की बात करते हैं, कृत्रिम उपग्रहों की हम बात करते हैं, ठीक है। इसकी बात करेंगे कृत्रिम उपग्रहों की। परिक्रमण काल आपने समझ लिया, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कृत्रिम उपग्रहों की, कैसे वो काम करते हैं, क्योंकि विज्ञान में उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। अब एक उपग्रह होते हैं तुल्यकाली उपग्रह। इनको क्या कहते हैं? तुल्यकाली उपग्रह। तुल्यकाली उपग्रह या इनको भू-अस्थायी उपग्रह भी कहते हैं। भू-अस्थायी उपग्रह, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंक्रोनस और जियोस्टेशनरी। सिंक्रोनस और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। इंग्लिश भी जान लीजिए इनकी, क्या कहते हैं? सिंक्रोनस मतलब होता है तुल्यकाली, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब भू-अस्थायी उपग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, उस उपग्रह के बारे में समझिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये उपग्रह क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए, एक कल्पना करिए, ये है पृथ्वी, ठीक है, ये है पृथ्वी, ये है विषुवत रेखा। अब मान लीजिए पृथ्वी का चक्कर लगाने की बात हो रही है, ठीक है, पृथ्वी का चक्कर लगाने की बात हो रही है।
तो अगर मान लीजिए कोई भी कृत्रिम उपग्रह, ऐसा समझिए, कोई भी कृत्रिम उपग्रह इतनी ऊंचाई पे स्थापित कर दिया जाए, इतनी ऊंचाई पे स्थापित कर दिया जाए, अब इसका मतलब क्या है ये बात आप क्लियर हो गए होंगे कि इसका जो परिक्रमण काल है किसी भी उपग्रह का, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये इस ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ये इस ऊंचाई पर या इस दूरी पर निर्भर करेगा कि वो जिस वस्तु का चक्कर लगा रहा है उससे कितनी दूरी पर वो स्थित है, ये मैटर करेगा। ये क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब मान लीजिए इस ऊंचाई को इतना एडजस्ट किया जाए, इस तरह एडजस्ट किया जाए कि उसका जो परिक्रमण काल है, उसका क्या है, परिक्रमण काल, ये डिपेंड करेगा ऊंचाई पे, ये तो आपको पता ही है, ऊंचाई पर निर्भर करेगा। अगर ये ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है तो इतनी ऊंचाई एडजस्ट कर दी जाए कि इसका परिक्रमण काल किसके बराबर हो जाए, पृथ्वी के ही बराबर हो जाए, 24 घंटे। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर, अब यहां ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक गति है परिभ्रमण गति और यहीं पर एक परिक्रमण। देखिए क्रमण रहे, अगर क्र रहे, क्रमण, भ्रमण और क्रमण आपको याद रखना है। भ्रमण रहे तो कोई भी पिंड अपनी धुरी पे घूमता है, अपना कक्ष का जो एक चक्कर लगाता है, अपने कक्ष में घूमता है, अपनी धुरी पे वो अपना खुद चक्कर लगाता है। ये क्या होता है, परिभ्रमण। परिभ्रमण हो तो आप ध्यान दीजिए अपनी धुरी पर वो वस्तु घूमती है और अपना एक खुद चक्कर लगाती है, तब वो भ्रमण होगा। और क्रमण जब भी होगा, आपने परिक्रमण काल देखा था, तो ये क्रमण होगा जब, तो आप हमेशा याद रखिएगा ये किसी और पिंड के चक्कर की बात हो रही है। तो परिभ्रमण गति जो होती है ये पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है, अपना एक चक्कर पूरा करती है। जैसे लट्टू आपने देखा होगा, तो मुश्किल है दिखना, लेकिन लट्टू अगर आप देखेंगे या उसको कभी आपने देखा होगा, अभी भी अगर कहीं कोई खेल रहा है उससे, तो लट्टू को जब हम फेंकते हैं रस्सी से, उसको जमीन पे फेंकते हैं, नचाते हैं, तो उसमें क्या होता है, लट्टू में एक धुरी होती है, कील होती है, लगी होती है, जिसपे खड़ा होकर लट्टू नाचता है, तो वो उसकी धुरी हो गई। मान लीजिए पृथ्वी की भी एक धुरी हो गई, ठीक है। अब जब हम उसको फेंकते हैं तो एक तो अपनी धुरी पर वो नाचता रहता है, इसको होता है, इसको कहते हैं परिभ्रमण गति। ये है आपकी परिभ्रमण गति। लट्टू ऐसे होता है, आप ऐसे नचाएंगे उसको तो ऐसे ऐसे वो गोल गोल नाचता रहेगा, ठीक है, गोल गोल नाचता रहेगा। यह है परिभ्रमण गति, अपनी धुरी पर घूमना। दूसरा, अपनी धुरी पर घूमते घूमते आपने देखा होगा कि वो गोलाई में भी घूमने लगता है, खास कर जब उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होने लगती है तो वो गोलाई में घूमने लगता है, मतलब वो किसी एक बिंदु के चारों तरफ घूमने लगता है लट्टू। मान लीजिए इस बिंदु को मान लिया जाए कोई वस्तु है, तो इस बिंदु का वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं, तो पृथ्वी मानेंगे या कोई ग्रह मानेंगे तो इस तरह ही क्या करेगा, एक तो ये अपनी धुरी पर भी घूम रहा है, दूसरी चीज क्या है, अपनी धुरी पर घूमते हुए ये सूर्य का चक्कर भी लगा रहा है। पृथ्वी के साथ भी यही होता है। परिभ्रमण गति में ये क्या करती है, अपनी धुरी पर घूम रही है, और परिक्रमण गति में क्या करती है, अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए परिभ्रमण गति से क्या होता है, दिन और रात होता है। दिन और रात की जो घटना होती है वो परिभ्रमण से होती है, और मौसम में परिवर्तन जो होता है जो पूरे साल भर चलता है, ये किससे होता है, परिक्रमण गति से। इसको आगे हम और डिटेल करेंगे। कहने का मतलब परिभ्रमण गति से चूंकि वो अपनी धुरी पर घूम रही, तो एक हिस्सा प्रकाश के सामने रहता है और एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। तो जो प्रकाश के सामने है वहाँ क्या होता है, दिन होता है, और जो अंधेरे में हिस्सा होता है पृथ्वी का जिस वक्त, वहाँ पर रात होती रहती है। परिभ्रमण का समय जो है कितना होता है, 24 घंटा। मतलब 24 घंटे में जो है ये एक चक्कर लगा लेती है अपना। और यही आपका जो है
जो परिक्रमण है, परिक्रमण काल आपका कितना है 365 सही 1/4 या 365 दिन लगभग मान लेते हैं हम। तो ये जो है क्या है परिक्रमण काल है, मतलब इतने समय में वो सूरज का एक चक्कर लगा लेती, मतलब परिक्रमण काल ज्यादा है, सीधी सी बात। अब आप इतनी चीज अगर समझ गए हैं तो अब देखिए परिभ्रमण परिक्रमण काल क्या है, ऊंचाई पर निर्भर करता है, ये क्लियर हुआ। अब चलिए अब आपको हम समझा रहे हैं एकदम एक नई बात। चलिए यहाँ आप समझ गए परिभ्रमण परिक्रमण और अपनी धुरी पर चक्कर लगाना या किसी दूसरे पिंड का चक्कर लगाना, ये आपने समझ लिया। अब यहीं पर आपको समझना है कि मान लीजिए ये कोई उपग्रह स्थापित कर दिया गया, तो उपग्रह क्या है, उपग्रह स्थापित कर दिया गया। उपग्रह क्या है, पृथ्वी का एक चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर अपना चक्कर लगा रही है, ये पूरा करती है 24 घंटे में। अब मान लीजिए इसकी दूरी को इतना एडजस्ट किया जाए, दूरी बढ़ाते जाएंगे तो समय जो है जो परिक्रमण काल है वो बढ़ता जाएगा, दूरी कम करते जाएंगे तो समय क्या होगा कब होता जाएगा। तो एक अनुमान एक लगभग दूरी कितनी है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर पे अगर कोई उपग्रह कितने उपग्रह यहाँ प्लेस कर दिया जाता है तो क्या होगा, इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल जो है वो लगभग कितने हो जाएगा 24 घंटे का हो जाएगा। कितने घंटे का हो जाएगा 24 घंटे का। अब मान लीजिए यहाँ कोई उपग्रह प्लेस है, अब पृथ्वी घूम रही है, वो उपग्रह भी उसी के साथ घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है वो उपग्रह भी उसी के साथ घूम रहा है। जिस स्थान पर पृथ्वी उतने 24 घंटे में जहां पहुंचेगी, जहां से शुरू किया है घूमना, वही स्थान पे वो उपग्रह भी ठीक उसी जगह पहुंचेगा। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे पता ही नहीं चल पाएगा कि वो मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब आप ऐसे समझें कि जैसे ये कोई पृथ्वी का कोई लोकेशन है, ये है उपग्रह। अब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, इसी के साथ ये उपग्रह भी घूम रहा है, क्योंकि इसको इतनी दूरी पे फिक्स किया गया है कि ये जो है 24 घंटे ही लेता है परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी की, और पृथ्वी भी अपनी परिक्रमा 24 घंटे में करती। तो ये जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी उसी के साथ साथ घूमेगा, अर्थात आप इसको कैसे देखेंगे, आपको लगेगा कि ये स्थिर है, क्योंकि गति का पता तभी चलेगा जब सापेक्षता में आप इसको देखेंगे। अगर किसी की गति कम होगी किसी की ज्यादा होगी तभी ये अंदाजा लग पाएगा कि दोनों अलग अलग गति कर रहे हैं। नहीं तो आप एक जगह से देख रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, वो वस्तु भी घूम रही है, तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि वो जो है क्या है, ठीक है, वो मूवमेंट में है या स्थिर है। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो है ऐसे सेट किया जाता है इतनी ऊंचाई पे ले जाके कि ये चक्कर कैसे लगाता है, ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर चक्कर कैसे लगाता है, किस दिशा में और कहाँ ये स्थापित किया जाता है। ये देखिए क्या है, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के चारों तरफ चक्कर लगाता है, मतलब ये विषुवत रेखा के चारों तरफ चक्कर, ऊपर से नीचे चक्कर नहीं लगाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ चक्कर नहीं लगाएगा। ये विषुवत, जैसे पृथ्वी ऐसे से घूम रही है तो वैसे ये भी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगा। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाती है। कैसे लगाती है, पश्चिम से पूर्व तरफ। इसलिए ये ग्रह भी के उपग्रह क्या करता है, ये भी पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाता है। क्लियर हुआ, सारी चीज क्लियर हो गई होगी। तो कहने का मतलब ये विषुवत रेखा पर जो है घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाता है। 36,000 किलोमीटर पे इसको अगर प्लेस कर देंगे आप तो इसका परिक्रमण काल कितना हो जाएगा, जितना परिभ्रमण काल है पृथ्वी का, अर्थात वो पृथ्वी से स्थिर दिखेगा। चलिए बहुत चीजें आपने यहाँ पर समझ लिया। अब देखिए ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें आपको और क्या समझना है, ठीक है, आइए कुछ चीजें और समझ लेते हैं। अब इसकी विशेषता समझ लेते हैं थोड़ा सा, तुल्यकालिक उपग्रह की हम विशेषता समझ लेते हैं, हमको क्या और जानना है। अब ये तो आपको पता चल गया कि स्थिर दिखेगा, ठीक है, ये हमेशा पृथ्वी के अक्ष के लंबवत है। जैसे ये पृथ्वी है, इसका अक्ष ये है, ये क्या है, विषुवत रेखा। तो ये क्या करेगा, ऐसे चक्कर लगाएगा, जो उपग्रह है ऐसे
चक्कर लगाएगा, ये ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो अक्ष के क्या है, अक्ष के क्या है, लंबवत है। और किस तरह चक्कर लगा रहा है, विषुवत रेखा के चारों तरफ। दूरी कितनी है, 36,000 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इतना आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्या जानना है, पश्चिम से पूर्व आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि किधर से शुरू करता है चक्कर लगाना, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब इतनी चीजें आप जो है आप इतना समझ ही गए होंगे, सारी चीज मैंने बता दी कि इसका जो घूर्णन काल है वो पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर है। 36,000 किलोमीटर पे इसे प्लेस किया गया है। विषुवत रेखा के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है, अक्ष के लंबवत होता है और पश्चिम से पूर्व उसकी दिशा होती है। ठीक है, चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको समझना है कि इसका उपयोग कैसे होता है, किस लिए इतना तामझाम किया जाता है, मतलब क्यों, तुल्यकालिक उपग्रह का क्या उपयोग है, हम उपयोग देखेंगे। हम क्या देखेंगे, इसका उपयोग देखते हैं कि क्या इसका उपयोग है, तुल्यकालिक उपग्रह का या भूअस्थायी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग क्या है। दूरदर्शन संकेत, जो भी आप टीवी पे सीरियल देखते हैं, टेलीविजन, टेलीविजन, टेलीविजन मतलब दूर से देखना, दूर से देखना। टेली मतलब होता है दूर, विजन मतलब होता है देखना या दृश्यमान चीज है। अब देखिए दूरदर्शन जो संकेत हैं, अब यहाँ पर ये पृथ्वी है, यहाँ पर ये उपग्रह है, ये ऐसे चक्कर ऐसे लगाता है, ऐसे समझिएगा। ठीक है, ऐसे चक्कर लगाता है। तो ये जो सैटेलाइट है यहाँ से क्या करता है, यहाँ से ये दूरदर्शन संकेतों को क्या करता है, परावर्तित करता है। ठीक है, यहाँ से भेजा जाता है, फिर यहाँ से ये तरंगों को जो है क्या करता है, परावर्तित करता है। फिर टीवी के माध्यम से दूरदर्शन पे आप कार्यक्रम देख पाते हैं। मतलब अगर कोई पूछे आपसे दूरदर्शन पे कार्यक्रम जो आप देखते हैं किसकी देन है, तो तुल्यकालिक उपग्रह की देन है, या जियो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की देन है। क्लियर हुआ, ये इसका उपयोग है। और किस लिए इसका उपयोग, क्या पिक्चर और सीरियल के लिए इसका उपयोग होता है, नहीं, वास्तव में जो ये तो मनोरंजन है, लेकिन इसका जो है और एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है, वो किस लिए होता है, वो उपयोग होता है रेडियो प्रसारण और दूरसंचार। जो रेडियो प्रसारण होता है जिसके माध्यम से आप समाचार सुनते हैं और जो है न्यूज सुनते हैं, रेडियो प्रसारण, दूरसंचार, दूरसंचार। ठीक है, दूरसंचार के लिए और रेडियो प्रसारण के लिए इसका उपयोग होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और किस लिए होता है, एक और महत्वपूर्ण बात, मौसम की भविष्यवाणी, भविष्यवाणी हेतु। मौसम का जो आकलन किया जाता है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान करता है, या मान लीजिए जो भी मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं, संस्थान हैं, वो इन्हीं जो है सैटेलाइट्स की मदद से भविष्यवाणी कर पाते हैं। ठीक है, तो मौसम की भविष्यवाणियां भी इसी के माध्यम से की जाती है, इसका ये उपयोग है। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई समस्या, चलिए ठीक है। उपग्रह आप समझ गए, भू अस्थायी उपग्रह या भू तुल्यकालिक उपग्रह हमने देख लिया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर समझिएगा, जरूर याद करिएगा। अब देखिए एक बिल्कुल अलग चीज आपको समझाना चाहेंगे हम, उपग्रह भी हो गया। अब एक हम पलायन वेग देखेंगे, ये पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा गया, तो टिपिकल चीज है। ठीक है, लेकिन आपको समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पलायन वेग, इससे सवाल पूछा जाता है, पलायन वेग हमको समझना है। पलायन वेग है क्या दोस्तों, पलायन वेग को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी है क्या, ठीक है, ये है क्या, पलायन वेग है क्या, ये जानते हैं। सबसे पहले पलायन वेग दोस्तों क्या है, अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर हम जितने अधिक वेग से फेंकते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ से कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जितने अधिक वेग से फेंकेंगे उतनी ऊपर जाएगी, जितने अधिक वेग से फेंकेंगे उतनी ऊपर जाएगी।
मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा वेग से उसको फेंक देते हैं तो वो बहुत ऊपर चली जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, मतलब उस क्षेत्र के बाहर जो है गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। हर पिंड का एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है। जैसे आप चुंबक लीजिए, आपने लिया होगा, प्रयोग किया भी होगा, बहुत व्यवहारिक सी बात है। आप चुंबक का टुकड़ा लीजिए और लोहे का टुकड़ा लीजिए, आप चिपकाने का प्रयास आपने कई बार किया होगा। तो आप चिपकाने का प्रयास करिए तो आप देखेंगे वो बहुत तेजी से उसको खींचता है। जितना नज़दीक करेंगे उतना ही आकर्षण बल और तेजी से काम करेगा। ये हमने सिद्धांत में भी देख लिया है कि दूरी से जो है आकर्षण बल ज़्यादा काम करता है। अब देखिए, जितना ही नज़दीक आप ले जाएंगे उतना ही खींचेगा, एक निश्चित दूरी तक खींचेगा। लेकिन एक निश्चित दूरी से बाहर अगर आप उस वस्तु को रखेंगे या ले जाएंगे तो क्या तब भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा? बिल्कुल नहीं काम करेगा। तो जिस तरह ये आकर्षण बल जो है इस तरह काम करता है, यही गुरुत्वाकर्षण के साथ भी होता है। मतलब अगर पृथ्वी से आप कोई वस्तु यहाँ तक फेंकेंगे तो वापस आ जाएगी, जितने अधिक वेग से फेंकेंगे उतनी ऊंचाई पे जाएगी, यहाँ से वापस आ जाएगी। क्योंकि पृथ्वी क्या लगा रही है उस वस्तु पर? पृथ्वी क्या लगा रही है? गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु पर लगा रही है। अब क्या होगा, मान लीजिए आप इतनी ऊंचाई पे फेंक देते हैं उसको कि वो उस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्या करती है, मान लीजिए ये क्षेत्र है, इसके पार चली जाती है। तब क्या होगा, तब ऐसा होगा कि वो वस्तु जो है वापस ही नहीं आएगी, वापस पृथ्वी पे नहीं आएगी। ठीक है। अब ये जो न्यूनतम गति, मतलब जिस न्यूनतम वेग से आपने फेंका, न्यूनतम वेग से आपने उस वस्तु को इतना दूर फेंक दिया कि वो वापस ही नहीं आ पाई, वही जो न्यूनतम, मतलब कम से कम, अधिक से तो उससे अधिक बहुत हो सकता है, लेकिन वहां तक न्यूनतम वेग जहां तक वो वस्तु फिर पृथ्वी पे वापस नहीं आएगी, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को, सीमा को पार कर जाएगी, यही न्यूनतम वेग क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी होता है। पलायन वेग मतलब वो वस्तु पलायन कर गई, वो वस्तु चली गई। पलायन के शब्द का मतलब यही होता है। तो पलायन वेग का मतलब आपको समझ में आ गया। पलायन वेग क्या है कि जब हम किसी वस्तु को बाहर फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जितने अधिक वेग से फेंकेंगे उतनी ही ऊंचाई पे ऊपर वो जाएगी। ठीक है। अगर हम वेग बढ़ाते जाएंगे तो वो ऊपर जाती जाएगी। लेकिन मान लीजिए ऐसी स्थिति आए तो गुरुत्वीय क्षेत्र वो पार कर जाए, तो जो है गुरुत्वीय क्षेत्र पार करके अंतरिक्ष में चली जाएगी और वापस नहीं आएगी। इसी क्षेत्र को पार करने में जो हम वेग का इस्तेमाल करते हैं कि वो गुरुत्वीय क्षेत्र पार कर जाए और पृथ्वी वापस ना आए, यही जो न्यूनतम वेग है, यही क्या है, एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग। मतलब इतना वेग आप उसका हो, वेलोसिटी हो कि अब वापस नहीं आए, तो ये क्या हो जाएगा, पलायन वेग हो जाएगा। क्लियर हुआ? पलायन वेग क्लियर हुआ आपको? चलिए, पलायन वेग आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। पलायन वेग आपको समझ में आएगा, बस इतना ही आपको जानना है। ठीक है। सीधा सवाल पूछेगा इसमें, बस आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब एक चीज और देखेंगे, उपग्रहों में भारहीनता। उपग्रहों में भारहीनता, किन उपग्रहों की बात है? ये है प्राकृतिक की भी बात है, कृत्रिम की भी बात है। लेकिन प्राकृतिक में जैसे चंद्रमा पे आप जाएंगे तो वहां भार महसूस होगा, यह है कि पृथ्वी जितना नहीं होगा। लेकिन कृत्रिम उपग्रहों की बात हो रही है। तब देखिए, कृत्रिम उपग्रह के अंदर जो प्रत्येक वस्तु, जैसे जो ये उपग्रह बनाया जाता है, ये क्या है, कृत्रिम उपग्रह बनाया गया है। तो इसमें जो है, मान लीजिए कृत्रिम उपग्रह में कोई अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है, ये अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष यात्री। ये है क्या, कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह में कोई अंतरिक्ष यात्री है। तो कृत्रिम उपग्रह में ये बात आप याद रखिएगा कि इसमें हर वस्तु जो भी होती है, चाहे ये अंतरिक्ष यात्री हो, चाहे अलमारी में रखी पुस्तकें हो, यहाँ पर मान लीजिए छोटा सा रूम है, या कोई भी वस्तु हो, हर वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है। अब अगर आप भार समझते हैं तो हमने आपको बताया कि भार क्या है। इस हर वस्तु में अपना द्रव्यमान होगा, मास होगा। मतलब ये जो अंतरिक्ष यात्री है इसका अपना द्रव्यमान तो होगा ही। वहां पर अगर जो है एक पुस्तक रखी है, अगर उस
कृत्रिम उपग्रह के अंदर, उसका भी एक अपना द्रव्यमान होगा, कम या ज़्यादा। लेकिन भार केवल द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, भार डिपेंड करता है उस पिंड पर जिस पर वो वस्तु रखी है, खड़ी है, वो किस आकर्षण बल से अपनी तरफ खींच रही है। पृथ्वी पर आपने देखा होगा, जैसे 1 किलो की जो है कोई वस्तु है, तो ये द्रव्यमान मान लीजिए इसका 1 किलो है, ठीक है। लेकिन ये पृथ्वी जो है अपने गुरुत्वाकर्षण से जो अपनी तरफ खींचती है, ये क्या है, ये इसका भार है। भार अलग अलग हो सकता है, जिस पिंड पर वो वस्तु का जो है भार मापा जाएगा, उसके गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करेगा कि वहाँ भार कितना है। द्रव्यमान हमेशा एक जैसा रहेगा, लेकिन भार अलग अलग हो सकता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो है की बात करें तो ये चंद्रमा पर कितना है, पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण आपको महसूस होता है उसका 1/6 भाग, मतलब 6 गुना कम है। मतलब अगर आप कोई वस्तु को छोड़ते हैं तो वो जितनी देर में पृथ्वी पर गिरेगी उतनी देर से 6 गुना धीरे जो है वो चंद्रमा पर गिरेगी। मतलब अगर आप ऊंची कूद कूदते हैं तो आप तुरंत जमीन पे गिर जाते हैं, वहां कूदेंगे तो आप एक उछाल महसूस करेंगे कि आराम से गिर रहे हैं, बहुत मजा आएगा आपको। एक तरह से फिल्मों की जो कल्पनाएं हैं, आपने देखा होगा कि ग्रेविटी को जो है वो मात दे देते हैं, बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा, उस तरह की आपको जो है फीलिंग्स आएगी। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल इतना कम होता है वहां पर पृथ्वी की अपेक्षा कि आपको एक अलग तरह का एहसास होगा। अब यहाँ हम बताना चाह रहे हैं कि जो कृत्रिम उपग्रह हैं, इनके अंदर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण 0 के बराबर होता है, मतलब भारहीनता की स्थिति में होती हर वस्तु। इसका कारण क्या है, ये जो उपग्रह है अगर उसको एक पिंड मान लें तो ये इतना कम द्रव्यमान, आपको ये भी पता है कि जो वस्तु आकर्षण बल लगाती है उसका एक पर्याप्त द्रव्यमान भी होना आवश्यक है। मतलब जैसे चाहे पृथ्वी का हमारे सापेक्ष बहुत अधिक द्रव्यमान है, चंद्रमा का भी हमारे सापेक्ष या किसी वस्तु के सापेक्ष जो भी वहां पर हम अगर जाते हैं या कोई वस्तु को गिराते हैं देखते हैं तो उसकी अपेक्षा उस पिंड का द्रव्यमान काफी अधिक है। लेकिन ये जो उपग्रह है इसका द्रव्यमान कोई मायने नहीं रखता है इसमें उपस्थित व्यक्ति के या अंतरिक्ष यात्री के सापेक्ष। तो अब ये जान लीजिए कि इसमें जो भी वस्तु होगी क्या होगी, भारहीनता की स्थिति में होगी, भारहीनता की स्थिति में होगी। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से वो उपग्रह के अंदर अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो तैरते रहते हैं, एक तरह से ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। और मान लीजिए उन्होंने गिलास से पानी पिया, तो गिलास से अगर वो पानी पिएंगे तो ऐसा नहीं कि आसानी से पानी उनके पेट में चला जाएगा, पानी ऐसे बहने लगेगा, क्योंकि पानी नीचे नहीं जाएगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको अंदाजा भी नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण बल से संभव होती है। अगर आप पानी पी रहे हैं तो पानी नीचे ग्रास नली के माध्यम से नीचे की तरफ गमन करता है, इसका कारण भी गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता तो आप पानी इतनी आसानी से नहीं पी पाएंगे कि आपने गिलास से पिया पेट में चला गया, पानी जैसे ही आप पलटेंगे तुरंत बहने लगेगा। मंजन वो लोग करेंगे, अगर मान लीजिए उस उपग्रह में मंजन करते हैं तो ब्रश से जो भी टूथपेस्ट निकलेगा, टूथपेस्ट हवा में बहने लगेगा। इतना जो है भारहीनता की स्थिति होती, इसलिए ये चीजें घटित होती। तो वो लोग भोजन या पेय पदार्थ सारी चीजें पेस्ट में रखते हैं, तो पेस्ट के माध्यम से उनको ग्रहण करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता उनका जीवन। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर हर वस्तु क्या होती है, भारहीनता की स्थिति में होती है, वो तैरती रहती है। क्योंकि इस पिंड का या इस उपग्रह का या ये जो स्पेसशिप है, जो भी आप कह लीजिए, ये जो है द्रव्यमान की दृष्टि से काफी नगण्य होती है, इसलिए जो है इस पे आकर्षण बल ये उतना नहीं लगा पाती, बस यही इसका कारण होता है। ठीक है, अब चंद्रमा पर क्या है, चंद्रमा पर भारहीनता नहीं है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जितना आपको गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है, चंद्रमा पर उसका 1/6 भाग महसूस होगा, लेकिन महसूस होगा, क्लियर, क्योंकि उसका अपना कुछ जो है द्रव्यमान है। ठीक है, जो कितना है, 1/6 भाग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और लगभग ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगली जो फिजिक्स की क्लास होगी उसमें एक नए टॉपिक के साथ हम शुरू करेंगे। तो आज भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने डिस्कस किया। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो, किसी चीज़ में शंका हो, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें, और हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को ऐसे ही जो है मजबूती से आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों, हम समर्पित हैं आपकी एक अच्छी तैयारी के लिए। ठीक है, तो जो भी यूपीपीएससी या एमपीपीएससी या बीपीएससी या BSSC की परीक्षाएं हैं,
इनकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वीडियो से आपको जरूर मदद मिलेगी। जुड़े हैं हमारे साथ और बराबर वीडियो देखते रहें और प्रश्नों का अभ्यास भी साथ साथ करते रहें, टॉपिक को क्लियर करते रहें। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।